Hello everyone, welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu 5th of November 2023. हमारा आज का जो डिस्कशन होगा उसमें सबसे पहले हम नेपाल में जो अर्थक्वेक आया है उसके बारे में बात करेंगे. इट इज वेरी सैड टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट अभी तक नेपाल अर्थक्वेक की वजह से 130 जो लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है. देन विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. इसको एक्सटेंड करने की यहाँ पे बात करी गई है. आपके अखबार के पहले ही पेज पे एक छोटी सी न्यूज आई है जिसमें इसके एक्सटेंशन के बारे में बात हुई है. देन विल बी टॉकिंग अबाउट द एनिमी प्रॉपर्टी, देन अबाउट द मंकी पॉक्स वायरस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एंड अबाउट द मराठा कोटा एजुकेशन. मराठा कोटा एजुकेशन में बात रिजर्वेशन की हुई है. रिजर्वेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम बहुत ही ब्रीफ में यहाँ पे समझने वाले. तो बिफोर वी स्टार्ट अवर मेन डिस्कशन, ये हमारा चैनल है IAS कैफे. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको यहाँ पे जो समझाया जा रहा है वो अच्छा लग रहा है, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें. नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, दैट इज नेपाल अर्थक्वेक. 6.4 रिक्टर अर्थक्वेक स्ट्राइक्स इन द नेपाल. पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है, कि अर्थक्वेक जो है वो हो कैसे रहा है, फिर हम इस थियरी पे आएंगे. तो इफ आई टॉक अबाउट द अर्थ सरफेस, इसमें बहुत सारी 3 लेयर्स होती है आपके पास. आई मीन देयर आर ब्रॉडली 3 लेयर्स: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. तो बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ आपके पास प्लेट्स होती है, ठीक है. द लेयर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस प्लेट्स, वेरियस कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो कि आपस में मूव करती रहती है. ओशनिक प्लेट होती है, वो भी आपस में मूव करती रहती है, ठीक है. अब ये प्लेट्स और जैसे कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ओशनिक प्लेट है, आपस में जब मूवमेंट करती है, मूवमेंट करती करती देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जब ये आपस में टकरा जाती है, कोलाइड कर, बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन की कहां मूव करेगी. तो कोलाइड कर जाती है ये मूवमेंट करते करते. जब ये कोलाइड करती, जब दो प्लेट्स आपस में कोलाइड करती, तो उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से सरफेस पे क्रैक डेवलप होता है, फ्रैक्चर डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक. प्लेट टेक्टोनिक्स हम लोग डिटेल में ऑब्वियसली जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ने वाले हैं. हमारा इसी चैनल पे ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स है वो भी चल रहे हैं, आप उसको देख लीजिएगा. ज्योग्राफी में हम क्लाइमेटोलॉजी आज खत्म कर देंगे, इसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट होने वाला है. तो ऑब्वियसली वहां पे अर्थक्वेक के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है. तो ये एक ओवरव्यू था कि अर्थक्वेक जो है वो आता कैसे है. अब यहाँ पे देख लेते हैं लिखा क्या है. मैग्नीट्यूड एंड लोकेशन ऑफ द नेपाल अर्थक्वेक. Very strong earthquake tremors were felt far away in the Nepalese capital and in the neighboring cities जैसे कि दिल्ली. देखो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो दिस इज हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे आपके पास नेपाल, देन सिक्किम, देन भूटान, इस तरह से आता है. तो नेपाल के अंदर अगर अर्थक्वेक है तो उसके जो नेबरिंग एरिया से दिल्ली एकदम पास नहीं पड़ता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा. तो ये जो अर्थक्वेक के ट्रिमर्स है दिल्ली में भी फील हुए हैं. US Geological Survey measured the earthquake at a magnitude of 5.6 and said that it was a shallow earthquake, meaning it happened closer to the earth's surface. इससे पहले भी पिछले मंथ की बात करें, 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रजिस्टर किया गया. तो ये जो नेपाल है उसमें अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी कितनी है और क्यों है. नेपाल जो है, ये जो हमारा नेपाल है, दिस इज द नेपाल, are common which is situated on the ridge where Tibetan and Indian tectonic plates meet and advance 2 meters closer to one another every century. तो बेसिकली होता क्या है, हमने क्या बोला कि यहाँ पे आपके पास ये इंडिया है, ये आपके पास नेपाल है और ये आपके पास तिब्बत वाला रीजन है. तो ये है आपके पास तिब्बतन प्लेट और ये है आपके पास इंडियन प्लेट. हमने कहा प्लेट टेक्टोनिक्स के अकॉर्डिंग कि जो प्लेट्स है आपस में मूवमेंट करती रहती है और जब वो आपस में टकराती है तो इंडियन प्लेट का मूवमेंट जो है इस तरफ होता है और टिबेटन प्लेट जो है वो इस तरफ मूवमेंट कर रही है काफी टाइम से. तो ये है कि हर एक सेंचुरी में ये 1 मीटर तक की दूरी तय करते हैं, पास में आते हैं. तो ऑब्वियसली व्हेन दे कम क्लोजर दे कोलाइड. जब कोलाइड होता है तो वहां पे प्रेशर जनरेट होता है, क्रैक जनरेट होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है. तो earthquakes are common in Nepal, which is situated on the ridge where the Tibetan and Indian tectonic plate meet and advance 2 meters
closer to one another every century, जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है और एनर्जी रिलीज होती है एंड इट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक। पूरे वर्ल्ड में नेपाल इज द 11th मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन कंट्री इन द वर्ल्ड। इट इज सिचुएटेड अलोंग द हिमालय, क्योंकि एक फ्रेजाइल रीजन भी है जहाँ पे बहुत ज्यादा सीजनल एक्टिविटी जो है नोटिस किया जाता है। अब नेपाल इतना ज्यादा वल्नरेबल क्यों है अर्थक्वेक को लेकर? सबसे पहला उसका लोकेशन, फिर है सबडक्शन जोन है, पुअर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, माउंटेनियस टेरेन। जब हम लोकेशन की बात करते हैं वो तो अभी हमने देखा कि ऊपर से यूरेशियन प्लेट और यहाँ से नीचे की तरफ से इंडियन प्लेट मूवमेंट करते करते आपस में कोलाइड करती है, उसके बीच में आपके पास नेपाल पड़ता है। तो नेपाल इज लोकेटेड ऑन अ कन्वर्जेंट बाउंड्री, तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्री पे लोकेटेड है where the Indian and the Eurasian tectonic plate collide. This collision causes stress and strain to build up in the crust, which is eventually released in the form of earthquake. Then we'll be talking about the subduction zone. इसके बाद हम subduction zone की बात करेंगे। जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो जो भारी प्लेट होती है वो नीचे की तरफ सबडक्ट हो जाती है, जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जब सबडक्शन प्लेट के बारे में बात करते हैं तो ये सबडक्शन जोन पे जहाँ इंडियन प्लेट इज स्लाइडिंग अंडरनीथ द यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट इज स्लाइडिंग अंडरनीथ द यूरेशियन प्लेट। ये यूरेशियन है, ये इंडियन है, इंडियन प्लेट इसके अंडरनीथ है यूरेशियन प्लेट के। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी एकदम अनरीइंफोर्स्ड मेसनरी से होता है, तो ज्यादा अर्थक्वेक के प्रेशर को झेल नहीं पाती है। 2015 में नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था, ये बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग एग्जाम्पल है। द अर्थक्वेक किल्ड 9,000 पीपल, 22,000 लोग इंजर्ड हुए। इट डिस्ट्रॉयड ओवर 8 लाख होम एंड बिजनेस। इमेजिन, अभी 130 की मृत्यु हुई है, उस वक्त 9,000 लोग जो है उनकी डेथ हुई, तो सोचो कितना स्ट्रॉन्ग रहा हो। तो अर्थक्वेक के लिए कुछ टर्म्स है। पहली बात तो अर्थक्वेक क्या होता है? इट इज अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट दैट क्रिएट्स द सीस्मिक वेव। फोकस क्या होता है? ये देखो हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ में सबसे पहले तो फोकस को ही हाइपोसेंटर बोलते हैं। फोकस जो होता है उसी को ही हाइपोसेंटर बोला जाता है, फोकस को ही हाइपोसेंटर बोला जाता है। ये अर्थ के अंदर वो पॉइंट है जहां पे एनर्जी रिलीज स्टार्ट हुई है, ओरिजिन स्टार्ट हुआ है, अर्थ को स्टार्ट हुआ है। तो ये अर्थ के अंदर होता है फोकस या हाइपोसेंटर, जहां पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है। एपिसेंटर, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबाउट द फोकस। अब इस फोकस के जस्ट ऊपर जो पॉइंट होता है डायरेक्टली अबाउट द फोकस और द सोर्स ऑफ अर्थक्वेक, इसको एपिसेंटर बोलते हैं। फॉल्ट क्या हो जाएगा? अर्थ का जो सरफेस है यानी कि जो क्रस्ट है, जहां पे फ्रैक्चर आया है, जहां पे क्रैक आया है, उसको हम बोलते हैं फॉल्ट। फॉर शॉक, स्मॉलर अर्थक्वेक्स होते हैं बिफोर द मेन अर्थक्वेक। फिर आफ्टर शॉक, सीस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है ग्राउंड मोशंस को। सीज्मोलॉजी उसकी स्टडी को कहते हैं। सीज्मिक वेव्स जो होती है, ये जो एनर्जी वेव्स ट्रेवल होती है उसको सीज्मिक वेव्स होती है। यू हैव 3 टाइप्स ऑफ वेव्स, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव, ठीक है। यू हैव 3 प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव। तो यहाँ पे अगर हम पी वेव्स की बात करते हैं तो ये सबसे फास्टेस्ट होती है। क्यों? अगर मैंने बोला ये अर्थ का क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है, सॉरी ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है, तो यहाँ पे अलग अलग लेयर्स के अंदर कहीं पे लिक्विड होगा, कहीं पे आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स भी होंगे, कहीं पे गैसियस पार्टिकल्स भी होंगे। तो जो ये पी वेव्स होती है, प्राइमरी वेव्स होती है, इसके रास्ते में चाहे सॉलिड आए, चाहे लिक्विड आए, चाहे गैस आए, कोई भी मैटर आए, ये इन सबके अंदर से पास होकर इजीली ट्रेवल कर लेती है और सरफेस तक पहुंच जाती है। तो जब ये किसी भी मैटर में इजीली ट्रेवल कर सकती है तो सबसे पहले ये सरफेस पे पहुंचेगी। ये फास्टेस्ट सीस्मिक वेव्स है। दे आर फर्स्ट टू अराइव एट अ सीस्मिक स्टेशन। दे आर compression waves, यानी कि they move through the earth like sound waves. They can travel through solid and liquid material. लेकिन जब हम सेकेंडरी वेव्स के बारे में बात करते हैं, ये स्लो होती है, ये ट्रांसवर्स वेव होती है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स में से पार हो सकती है। सरफेस वेव जो होती है ये सबसे धीरे होती है, स्लोएस्ट सीस्मिक वेव्स,
दे कॉज द ग्राउंड टू शेक इन अ रोलिंग मोशन, ग्राउंड शेकिंग जो होती है। अब आते हैं अलग अलग रीजन। एक रीजन हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा। अब एक होता है वॉल्केनिक इरप्शन। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसका लावा जब फट के बाहर आता है, तब भी उसकी वजह से क्रैक डेवलप होता है और वहां पे अर्थक्वेक आता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है फोटोपैक्सी अर्थक्वेक 2002 का, दैट इज द फोटोपैक्सी अर्थक्वेक ऑफ 2002। Then we'll be talking about the human activity, such as the injection of the fluid into the ground for the waste disposal. Then ग्लेशियर रिबाउंड, ये सब बहुत ही माइन्यूट से रीजन है। मेन इसका रीजन होता है प्लेट टेक्टोनिक्स। आप मेजरमेंट अगर आप बात करते हो किस तरह से मेजर कर सकते हो, इसका जो मैग्नीट्यूड है और जो इंटेंसिटी है, आप उसको दो तरह से मेजर कर सकते हो। अगर हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, इसमें हम अर्थक्वेक की एनर्जी को मेजर करते हैं कि कितनी एनर्जी उसने रिलीज करी है, कितनी एनर्जी उसने रिलीज करी है। और ये कैसे कर सकते हो, जो सीजनिक वेव वो जनरेट करा उसको मेजर करके। मोस्टली आप इसको रिचनेस स्केल पे मेजर करते हो, विच रेंजेस फ्रॉम 0 to 9, विच रेंजेस फ्रॉम 0 to 9। और जब इंटेंसिटी की बात करते हैं, इट इज मेजर विद द मर्कौली स्केल, इट इज दैट इज द मर्कौली स्केल। डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, ऑब्वियसली डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। रिवर कोर्सेज चेंज हो सकती है, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से मान लो कोई रिवर इस तरफ से आ रही है, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो रिवर तो रुकेगी नहीं। रिवर क्या करेगी, रास्ता चेंज करेगी, वो उस तरह से आएगी, इस तरह से जाएगी, है ना। सुनामी, लैंडस्लाइड, ये सब रिलेटेड चीजें होती है, रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट की चीजें होती है। So this was all about the earthquake. Now we'll be talking. अब इसको लाइटली मत लेना कि earthquake ही तो है, फ्लड ही तो है, क्या पढ़ना है इसमें। आपका जो जीएस पेपर 1 है, आपका जो जीएस पेपर 1 है जिसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, उसमें काफी ऐसे एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पे कभी कभी आते हैं। और 2023 का पेपर उठा लो, 22 का पेपर उठा लो, यू विल फाइंड सच क्वेश्चन। ठीक। और जीएस पेपर 3 में आप डिजास्टर मैनेजमेंट से भी इसको लिंक कर सकते हो। देयर आर डायरेक्ट क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड, और करंट अफेयर से ही लिंक करके मीन्स में पूछा जाता है। Now coming to the second, that is प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आज के पेपर में बताया गया कि इसको एक्सटेंड करने की बात होगी। तो ये स्कीम है क्या, कोविड 19 के टाइम पे जो गरीब लोग थे, पुअर जो है, उनके लिए फाइट करना, उनके लिए जो फाइट करना है, उनको हेल्प करना। एक्चुअली उनको हेल्प करने के लिए स्कीम आई थी जिसको बोला जाता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। ठीक है, तो इट इज नोन एज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। The scheme aimed at providing each person who is covered under the National Food Security Act 2013। तो देखो, आपके पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसमें आप उनको 5 किलो की सब्सिडाइज फूड फ्री देने की बात करते हो अंडर द पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसी के अंदर एडिशनली 5 किलो गेहूं चावल और देने की बात करी गई है। ये है आपके पास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कौन सी मिनिस्ट्री लगती है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री याद रखिए ना, यहाँ पे जो मिनिस्ट्री लगेगी वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। So the benefit of the free ration card can be availed to the portability by any migrant labor under the one nation one ration card। कोई भी migrant labor है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत वो इसको अवेल करवा सकता है। लेकिन इसका जो कॉस्ट है वो ₹3.91 लाख करोड़ है। तो चैलेंज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये महंगा है, इट इज वेरी कॉस्टली गवर्नमेंट के लिए, कि आप एक लंबे टाइम तक ये जो चीप ग्रेन है गरीबों तक पहुंचा पाओ, ये एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसेस रहेगा। 2022 में इंडिया ने व्हीट के एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाया था आफ्टर द इरेटिक वेदर हार्ड हार्वेस्ट एडिंग टू द प्रेशर ऑफ द फूड प्राइसेस। फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है। तो बेसिकली इन सब के चलते हुए और कम प्राइस पे फूड प्रोवाइड करवाना इज अ चैलेंज। तो इसी से रिलेटेड 2021 का एक क्वेश्चन पूछा था, what are the salient features, what are the salient features of National Food Security Act 2013 and how has the food security bill helped in eliminating the hunger and malnutrition in India। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमी प्रॉपर्टी। बटलर पैलेस एक एनिमी प्रॉपर्टी है इंडिया के अंदर, जिसको एक टूरिज्म हेवन बनाने की बात करी जा रही है। सॉरी, एनिमी प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी एसेट को ओन करता है, मतलब एक ऐसा इंसान जो किसी टाइम पे इंडिया में रहता था और उसकी कोई प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, लेकिन 1965 के इंडो चाइना वॉर की वजह से या फिर 1971 के इंडो पाक वॉर की वजह से वो चाइना या पाकिस्तान रहने लग गया और वहां की सिटीजनशिप उन्होंने एक्वायर कर ली। तो
तो अब उनकी जो प्रॉपर्टी इंडिया में बच गई है उसको बोला जाता है एनिमी प्रॉपर्टी। आई रिपीट, अगर कोई इंडियन सिटीजन, अगर कोई इंडिया का नागरिक था और उसकी इंडिया में प्रॉपर्टी थी, उसकी इंडिया में प्रॉपर्टी थी, और फिर 1965 में इंडो चाइना वॉर की वजह से या 1971 में इंडो पाक वॉर की वजह से अगर वो इंसान वहां चाइना या पाकिस्तान में सेटल हो गया, वहां की सिटीजनशिप उसने ले ली, तो उसकी जो प्रॉपर्टी इंडिया में रह गई है उसको बोला जाता है एनिमी प्रॉपर्टी। दैट इज, द एनिमी प्रॉपर्टी refers to the assets owned by the individuals who had previously been the residents of India but subsequently obtained the citizenship in China or Pakistan. The relocation to these countries often occurred due to significant events जैसे कि 1965 में इंडो चाइना वॉर, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर। फॉलोइंग दीज इवेंट्स, इंडिया की जो सरकार है उन्होंने डिफरेंस ऑफ इंडिया रूल 1962 निकाला, जिसके अंदर कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान और चाइना, उनको एनिमी प्रॉपर्टी का नाम दिया गया। करंटली द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी जो है for India oversees these assets within the country. So how did India deal with enemy property? ये था आपके पास with the help of Enemy Property Act 1968, यानी the vesting, preservation, management, control, sale, transfer of rights, disposal of enemy property, कुछ भी होगा, it will be as per द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, इसके अंदर जो भी प्रोविजंस होंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये एनिमी प्रॉपर्टी क्या होता है आपको इससे पता है होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स जो है ह्यूमन ट्रांसमिशन की वजह से इवॉल्व हो रहा है, म्यूटेट कर रहा है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज है, ठीक है, ये क्या है, ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज कौन सी होती है, वो डिजीज जो कि एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफर होती है। दोज डिजीज विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, उनको बोला जाता है जूनोटिक डिजीज। दैट इज द ट्रांसमिशन फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस एंड इज आइडेंटिफाइड एज अ पॉक्स लाइक डिजीज। इट इज एंडेमिक टू नाइजीरिया। अगर हम एंडेमिक बोलते हैं यानी ये डिजीज पर्टिकुलर उसी रीजन के लिए होती है, उसको एंडेमिक बोला जाता है। इट इज कॉज्ड बाय मंकी पॉक्स वायरस, जो कि एक ऑटो पॉक्स वायरस जीनस को बिलोंग करता है, पॉक्सीविरिडी फैमिली। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात क्या हो रही है, सबसे पहले इसका जो केस है वो 1958 में देखने को मिला इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कैम्बो। 2017 में नाइजीरिया के अंदर कम से कम लार्जेस्ट आउटब्रेक देखने को मिला एंड 40 years आफ्टर द लास्ट कंफर्म केस। सब्सिक्वेंटली अब ये जो डिजीज है वो बहुत सारी वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में स्प्रेड हो रही है, वहां पे इसके केसेस जो है आ रहे हैं। सिम्टम्स बिल्कुल उसी तरह से होते हैं जैसे कि चिकन पॉक्स पे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिवियर होता है। चाहे हेडेक ले लो, फीवर ले लो, आपको चक्कर आना ले लो, ये सारे सिम्टम्स जो है चिकन पॉक्स के भी होते हैं, बट यहाँ पे ये सिम्टम्स सिवियर हो जाते हैं, सिवियर हो जाते हैं। So multipox can be distinguished from smallpox because the lymph gland gets enlarged. इसके अंदर आपकी जो lymph gland होती है वो enlarge हो जाती है। Transmission, yes, by the blood, by the bodily fluid या फिर Newcastle Leishman infected animal, human to human transmission भी इसमें possible है। जो आपके पास प्लेसेंटा होता है यानी कि बेबी से जो बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन जाता है प्लेसेंटा के थ्रू, उसके थ्रू भी आप पे आपका ये जो ट्रांसफर है वो इजीली हो सकता है। ट्रीटमेंट, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, कोई इसकी स्पेसिफिक वैक्सीन जो है अभी तक नहीं है। अभी इससे पहले जो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन यूज होती थी वो 85% इफेक्टिव है, उसको ही यहाँ पे यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट अबाउट है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। ये एक बैक्टीरिया का नाम है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, इस नाम से आपको डरना नहीं है, बायोलॉजी के नाम से डरना नहीं है, नंबर यही दिलाएंगे क्योंकि क्वेश्चन यही आते हैं आपके पास अभी प्रीलिम्स में इन दिनों में। सबसे पहले हेलीकॉप्टर वाला हेलिको याद रख लो और ये बैक्टीरिया तो बैक्टर याद रख लो, तो नाम क्या हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, रिपीट विथ मी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये एक बैक्टीरिया है जो आपके पास स्टमक और ड्यूडेनम के अंदर इंफेक्शन करता है। अब आप बोल दो कि ये ड्यूडेनम क्या होता है, अब आप बोल दो कि ड्यूडेनम क्या होता है, तो जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आता है वो इसी तरह से करंट अफेयर्स आते हैं। आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन होती है, आपकी बॉडी में स्टमक है, स्टमक के इधर इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, जेजुनम, ड्यूडेनम और इलियम।
ये जो इंटेस्टाइन है ये कुछ इस तरह से होती है आपकी ये इंटेस्टाइन, दिस इज हाउ योर इंटेस्टाइन लुक्स, ठीक है। ये आपके पास इंटेस्टाइन है। इस इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है आपके पास ड्यूडेनम, एक है आपके पास जेजुनम और एक है आपके पास इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ये जो ड्यूडेनम है, ये जो ड्यूडेनम है, ये जो ड्यूडेनम है, ये इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। फर्स्ट पोर्शन विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे या तो स्टमक में या फिर आपके पास ड्यूडेनम यानी इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वहां पे इन्फेक्शन करता है कौन? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। सबसे ज्यादा कॉमन कॉज यही होता है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर यहाँ पे हो जाता है। अब क्या बोल रहे हैं, ये डैमेज क्या कॉज करता है? सबसे पहले तो आपके पास जो ड्यूडेनम है, ये जो ड्यूडेनम है वहां पे म्यूकस की जो लाइनिंग है, म्यूकस चिकना पदार्थ, उसकी जो लाइनिंग है वो बना देता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीक्रेट एन एंजाइम जिसको बोलते हैं अनईजीनेस दैट फर्दर टर्न्स यूरिया इनटू द अमोनिया, जिसकी वजह से एसिड होता है और आपके बॉडी में अल्सर्स जो होते हैं वो होता है। तो यहाँ पे इसके रिस्क फैक्टर्स अभी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसी जगह जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, मुंबई जैसी जगह, वहां पे बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। सिम्टम्स वेट लॉस है, गैस, नोजिया, इंडाइजेशन, बर्प, डिक्रीज एपेटाइट, स्टूल जो है डार्क कलर का होने लगता है। नाउ कमिंग टू अवर लास्ट टॉपिक अबाउट द मराठा कोटा एजुकेशन। इसको जो है रिजर्वेशन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हम सिर्फ इतना बोलना चाहेंगे यहाँ पे कि आर्टिकल 16 which is your fundamental right, article 16 which is your fundamental right, which talks about giving the reservation, which talks about providing the reservations on the basis of socially and educationally backward classes। 100 बार इस पर डिस्कशन हुआ, हर बार दंगे होते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट का रिजर्वेशन देना डिस्क्रिशन है। अगर वो चाहता है तो वो रिजर्वेशन दे सकता है, ये उसके ऊपर मैंडेटरी नहीं है कि उसको रिजर्वेशन देना है। आई रिपीट, आर्टिकल 16 के तहत to give the reservation is a discretionary power of the state, not a mandatory power of the state, not a mandatory power of the state। ठीक है। तो जो मराठास है यहाँ पे वो एक कास्ट है जो कि पेजेंट को बिलोंग करते हैं, लैंड ओनर्स। पूरे स्टेट की पॉपुलेशन का 33% जो है ये मराठास है। ये कह रहे हैं कि हमको सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के तहत जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया जाए और हमको जो कुनबी कास्ट का जो स्टेटस है वो भी दिया जाए। सो कुनबी इज अ कास्ट। एक इंटरेस्टिंग सा होमवर्क देती हूँ आपको, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की जो बुक है, चैप्टर सोशो इकोनॉमिक जो आपको पढ़ते हैं ना, सोशो कल्चर जो रिफॉर्म्स है, सोशल रिफॉर्म्स, उसके अंदर वेरियस जो रिफॉर्म्स है उसमें कुनबी कास्ट के बारे में मेंशन है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसी तरह से आपको लिंक करना है। तो यहाँ पे मराठास कह रहे हैं हमें कुनबी कास्ट का जो है वो भी दीजिए, स्टेटस दीजिए और रिजर्वेशन जो हमें चाहिए। तो एक बार का देख लेते हैं 2017 में क्या हुआ था। 11 मेंबर की कमीशन बनी थी जिसको हेड किया था रिटायर्ड जस्टिस एनजी गायकवाड ने, और उन्होंने बोला मराठास को रिजर्वेशन देना चाहिए अंडर द सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। 2018 के अंदर एक बिल आया जिसमें 16% रिजर्वेशन देने की बात करी गई मराठा कम्युनिटी को। 2018 में बॉम्बे के हाई कोर्ट ने कंफर्म किया दैट रिजर्वेशन पॉइंटेड आउट दैट इंस्टेड ऑफ द 16% इसको 12% एजुकेशन और 13% जॉब में वो दे दिया जाए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला इम्प्लीमेंटेशन रिफर्ड द केस टू द सीजीआई ऑफ इंडिया फॉर अ लार्जर बेंच, इसने उसे रोक लगाई और बोला लार्जर बेंचेस पर डिस्कस करेंगे। 2021 में इसको स्टक डाउन कर दिया गया क्योंकि ये 50% का जो कैप उसको फुलफिल नहीं करा था। फिर वही बात है, आर्टिकल 15 को जाके पढ़िए जो हमने पढ़ाया है, ठीक है। इंदिरा गांधी का जो केस है 50% का कैप होता है कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो ये कर रहा था तो यहाँ पे उसको स्टक डाउन कर दिया गया। तो यही इसी को लेके यहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं, सब कुछ यहीं पे यहाँ पे बात हुई, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस थिंग। आज का जो टॉपिक था इसके बारे में था। आज हम ज्योग्राफी का जो लेक्चर है उसके अंदर क्लाइमेटोलॉजी जो है आज या कल दो लेक्चर्स और लगेंगे, हार्ड उसको खत्म कर देंगे। फिर हम आ जाएंगे हमारे उसके जो एक मैराथन चलाएंगे हम जिसमें पूरा क्लाइमेटोलॉजी को रिवाइज करेंगे एक ही दिन के अंदर फटाफट से, क्रैश कोर्स जैसा, और फिर पीवाईक्यू करेंगे और फिर हम जो मॉर्फोलॉजी पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स की वीडियोस देखें और दिवाली की चलते हुए ब्रेक ले लीजिए, स्टैटिक में ब्रेक ले लीजिए, लेकिन करंट अफेयर्स को मिस मत करिएगा, ठीक है। और जो मॉर्फोलॉजी के बाद स्टार्ट हो जाएगी और किसी भी प्रकार का डाउट है तो हम आपके यहाँ पे हैं, आपके सामने बैठे हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी विल सॉल्व इट, ठीक है। थैंक यू सो मच।